आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम उड़ान जो मैगजीन है प्रीलिम्स की ओनली आईएएस की, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। हम ट्राई करेंगे पहले चैप्टर को पूरा करने में आज। मतलब पहले चैप्टर भारतीय वास्तुकला, पहले चैप्टर का नाम है भारतीय वास्तुकला। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला पढ़ने वाले हैं, मौर्य काल की पढ़ने वाले हैं, मौर्य काल की पढ़ने वाले हैं, गुप्त वास्तुकला पढ़ने वाले हैं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला पढ़ने वाले हैं और आधुनिक वास्तुकला पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप पढ़ते हैं। इंडो इस्लामिक भी काफी बिग है। अब पहले पढ़ लेते हैं वास्तुकला। इसमें हम बुक रीडिंग करेंगे और बुक रीडिंग करेंगे, है ना। और बुक रीडिंग के बाद ना उसे समझाएंगे। मैं आपको बुक रीड करके बताएंगे, पैराग्राफ लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। देन मैं आपको ना जो उसमें गलती होगी, जो उसमें उसका मीनिंग होगा या जो फैक्ट होगा, उसको हम पढ़ेंगे। परिचय। पहला, भारतीय वास्तुकला परिचय। वास्तुकला से मूल तात्पर्य संरचनाओं को डिजाइन करने की कला और विज्ञान से है। समझ में आ गया। वास्तुकला का जो मूल अंतर है ना, मूल तात्पर्य वास्तुकला क्या, जो आर्किटेक्चर, उसका तात्पर्य है कि आपने किसी बिल्डिंग को किस डिजाइन से बनाया है, और उसमें मतलब डिजाइन करने की जो जो कला और विज्ञान है, वो है भारतीय वास्तुकला। भारत से इतिहास धर्म भारत के इतिहास, संस्कृति व धर्म पर आधारित है। सबसे बेस्ट चीज़ है वो। भारतीय वास्तुकला भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म पर आधारित है। भारतीय वास्तुकला की कहानी प्राचीन सिंधु सभ्यता से लेकर भारत के ब्रिटिश शासन तक के क्रमिक विकास की कहानी है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया क्या क्या पढ़ना है। अब ये हमारा इसमें पहला शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की पहले सिंधु घाटी पढ़नी थी, फिर मौर्य का पढ़ना, फिर मौर्योत्तर पढ़ना है, फिर गुप्ता पढ़ना है, फिर इंडो इस्लामिक पढ़ना है, देन तुम्हारा आधुनिक पढ़ना है। 6 पढ़नी है। पहले पहले आप सिंधु घाटी पढ़ लो। भारतीय वास्तुकला की सबसे पुराने जो अवशेष मिलते हैं ना, वो हड़प्पा, जो सिंधु घाटी में पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी जो भारतीय वास्तुकला के सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं, वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, कालीबंगन, लोथल और रंगपुर में मिलते हैं। इस सभ्यता के नगरों को आयताकार ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। जो ये वास्तुकला थी ना, इसमें क्या हुआ था, इसमें सड़कों को ना, नगरों को ना रेक्टेंगल वाइज बसा रखा था। नगरों को रेक्टेंगल वाइज बता रखा था और ये एक दूसरे को ना 90 डिग्री पे काटती थी। उन्होंने मानकीकृत आयामों की पकी हुई ईंटों की उन्होंने गलत पढ़ गया। उन्होंने मानकीकृत आयामों की पकी हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया, जिसे जिप्सम मोर्टार का उपयोग करके ईंटों की परतों के साथ जोड़ा जाता था। उन्होंने ना, उनका इसमें बोल रखा है कि ना, जिस तरह से उन्होंने ईंटें यूज की गई थी ना, जो ईंटें बनाई गई थी, उन जो सिंधु घाटी सभ्यता आप शुरू कर लो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर मेरठ तक, देन तुम्हारा राजस्थान तक, और ये तुम्हारा महाराष्ट्र तक, है ना। महाराष्ट्र के दायमाबाद, आलमगीर, यहाँ तक इतने इतने उसमें जितनी भी ईंटें पाई गई हैं, मोस्टली का साइज सेम है ना। और और पकी हुई ईंट का यूज किया गया, उसमें पकी हुई ईंट का यूज किया गया है ना। समझ रहे हो। शहर की उन्नत जल निकास प्रणाली शहर उन्नत जल निकास प्रणाली से सुसज्जित थे। जो शहर थे ना उस टाइम के, वहाँ का जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नत थी। प्रत्येक घर से छोटी नालियाँ, बड़े नाली, जैसे आज हम देखते हैं, है ना, जो हमारे घर की छोटी नालियाँ, हमारे घर का जो नाली का पानी है वो छोटी नाली में जाता है, देन तुम्हारा फिर वो बड़े नाले में जाता है। नियमित सफाई और रख रखाव के लिए नालियों को अस्थायी तौर पर ढका गया था, है ना। और नियमित अंतराल पर मलकुंडों की उपस्थिति के अलावा कुओं की उपस्थिति भी देखी गई है। समझ गया आप। अन्न भंडार में कीटों से बचाव के लिए रणनीतिक वायु नालिका और ऊंचे चौतरे थे। जो जो जहाँ पर ग्रेनरी थी वहां पर
खुला कर रखा था, वो था वहां पर ताकि कीड़े न लगे, और ऊंचे चौतरे थे। मोहनजोदाड़ो का महान स्नान घर दीर्घाओं दीर्घाओं और कमरों से सुसज्जित था, जो अनुष्ठानिक सफाई के महत्व को दर्शाता है। जो ग्रेट बात है मोहनजोदाड़ो का, उसके बारे में बोल रखा है। अब इसमें बता रखा है कि जो शहर थी ना, वो दो भागों में डिवाइडेड थी। जो वेस्ट वाला पार्ट था, जो वेस्ट वाला पार्ट है, वो तो आपका वो तो आपका बड़ा होता छोटा होता था, और जो ईस्ट वाला पार्ट है वो बड़ा होता था। जो इम्पोर्टेंट सारी बिल्डिंग है ना, वो वेस्ट में होती थी, और जो वैसी नॉर्मल बिल्डिंग है, वो ईस्ट में होती थी। ये हमने आपका ये हड़प्पा हड़प्पा पढ़ लिया। देन पढ़ते हैं मौर्य वास्तुकला। मौर्य वास्तुकला बौद्ध धर्म जैन धर्म से प्रभावित थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मौर्य की वास्तुकला थी, वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित थी। राज्य संरक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इसे दरबारी और लोक कला में विभाजित किया जा सकता है। हम ना मौर्य जो वास्तुकला पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पहली बात तो हमने पढ़ लिया, ये बौद्ध और जैन धर्म पर आधारित थी। पहले हमने इसमें पढ़ा कि ये बौद्ध और जैन धर्म पर आधारित थी। देन हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ना, कि एक एक बिल्डिंग होती थी, या फिर एक जो जैसे अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हम देख रहे हैं कि जो जिसे राजा ने बनाया है, जिसे स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। जैसे आज के टाइम पे मान लो आप डैम, आज के टाइम पे आप डैम मान लो, जिसे स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है। राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, ये हो गया। और एक एक बिल्डिंग होती थी जिसे आम पब्लिक बनाती थी। आम पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से बनती थी। जैसे एग्जांपल आज के आप मान लो, आप राम मंदिर राम मंदिर एक बिग एग्जांपल ये है। अब पढ़ते हैं। अब अब इसमें हम पहले दरबारी कला के बारे में पढ़ते हैं। दरबारी कला के बारे में पढ़ते हैं। इस इसमें शासकों द्वारा बनवाए गए वास्तुशिल्प कार्य शामिल हैं। देखो, जो दरबारी कला थी ना, पहली बात तो इसमें जो शासकों द्वारा बनवाए गए वास्तुशिल्प कार्य को शामिल किया गया है, वो हमने पहले पढ़ लिया कि जो शासक ने बनवा रखा है उसमें इसको शामिल किया गया। और इसका जो यूज होता था ना, इसका यूज धार्मिक उद्देश्य के लिए या राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। अब इसका जो पहला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, मौर्यकालीन महल। अशोक कुंभर घर में जो कुम्मर कुम्मरहार कुम्भरहार सॉरी मैं कुम्भरहार में अशोक का महल एक 3 मंजिला विशाल लकड़ी की संरचना है, जिसमें एक ऊंचा जिसमें एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था। देखो, मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ। हड़प्पा पढ़ा हमने। हड़प्पा में पहली बात तो हमने हड़प्पा की स्क्रिप्ट को हम लोग वो नहीं कर पाए, तो इस कारण हमें पता नहीं है कि कौन सी क्या सिस्टम था। लेकिन वहां पर भी हम पढ़ रहे थे, वहां पर भी दो टाइप की बिल्डिंग थी। एक बिल्डिंग जैसे ग्रेट बात हो गया, जैसे ग्रीनरी हो गई, या और भी बिल्डिंग, उन्हें देख के हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये बिल्डिंग तो स्टेट ने बनवाई है, और बाकी जो छोटे मोटे घर थे या फिर नगर योजना, वो ये आम लोगों ने बनाए हैं। देन है ना, लेकिन उसमें हमारे पास इतना इतना मतलब उसकी जो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई। अब मौर्यकालीन आते हैं। जो मौर्यकालीन है, उसकी संरचना हमने पहले तो हमने पढ़ा बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित है। देन हमने पढ़ा कि आप इसकी जो बिल्डिंग है ना, इसकी जो वास्तुकला है, उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हो। एक तो दरबारी वास्तुकला, जिसे जिसे राजा ने संरक्षण दिया, जिसे या राजा ने संरक्षण दिया। एक वास्तुकला जिसे राजा ने संरक्षण नहीं दिया, लोक कला, जिसे लोक कला बोल सकते हैं। और देन आप जो दरबारी वास्तुकला है, इसमें आप पहली पढ़ते हो महल। महल में अशोक का कुम्भलहार का महल है। जो अशोक का कुम्भलहार का महल है, उसमें दे रखा है, ये 3 मंजिल का था। और इसके केंद्र में ना लकड़ी का महल था, 3 मंजिल का ये। इसी कारण इसकी सारी लकड़ियां खराब हो गई हैं, अब है ना। इसके केंद्र में हमें एक केंद्रीय स्तंभ मिलता है। इसके केंद्र में हमें एक केंद्रीय स्तंभ मिलता है। देन फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य का महल पढ़ लो। चंद्रगुप्त मौर्य का महल पेरसिपोलिस ईरान में पेरसिपोलिस के एक्मेडिड एक्मेडिड महलों से प्रेरित था।
मैग्नेटिस के अनुसार ये महल मानव जाति की महानतम मूर्तियां हैं। अब पहले अशोक के महल पढ़ा, कुंभलगढ़ का महल, देन जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल पढ़ा। ये ईरान के एक, जो प्रेसिपोलिस थे, वहाँ के जो राजा थे, एकमेडिस महल, वहाँ का जो महल था एकमेडिस, उससे प्रभावित था। मैग्नेटिस ने इसके बारे में लिखा है, ये मानव जाति की सबसे महानतम कीर्ति है। सोचो कितना बड़ा होगा। अब स्तंभ के बारे में पढ़ रहे हैं, महल पढ़ लिया, स्तंभ पढ़ लो। अशोक के स्तंभ शिलालेख राज्य प्रतीक के रूप में ये युद्ध विजय की स्मृति में बनवाए जाते थे। देखो अशोक ने जो शिलालेख लगवाए या स्तंभ लगवाए, वो या तो राज्य प्रतीक के रूप में, कि अशोक ने बोला कि भाई ये मेरा एरिया है, जैसे शेर नहीं बोलता, शेर टॉयलेट कर देते हैं, या फिर हम लोग प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं वो बता देते हैं। उसने बताया कि ये राज्य प्रतीक के रूप में कि भाई ये एरिया हमारा है ना। और या फिर जब जो उन्होंने युद्ध में जीता उस लिए। स्तंभ आमतौर पर चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे। अब जो स्तंभ का मटेरियल पता लग गया, स्तंभ स्तंभ किससे बने थे, जो जो चुनार होता था ना, चुनार, चुनार के बलुआ पत्थर से स्तंभ बने थे। अब जो स्तंभ था ना, उसे चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता था साफ्ट, साफ्ट होता था मोनोलिथ, मोनोलिथ होता था, जिसे एक आधार पे बनाया जाता था। मोनोलिथ होता था साफ्ट, एक बड़ा पत्थर, उसे एक आधार पे, एक उसके लिए बेस बना, उस पर बनाया जाता था। उसके ऊपर एक कैपिटल होता था, उस साफ्ट के ऊपर होता था कैपिटल। कैपिटल मान लो या तो घंटी के आकार का होगा, या फिर कमल के आकार का होगा, कमल के फूल का आकार का, या घंटी के आकार का, या कमल के फूल का आकार होगा। और ये बहुत चमक वाले और बहुत अच्छे होते थे। देन अबेकस होता था, अबेकस एक गोल सा गोला होता था, जिसपे जानवरों की मूर्ति बनी होती थी, है ना। गोलाकार होता था जिसमें जानवरों की मूर्ति बनी होती थी। देन उसके ऊपर कैपिटल फिगर होती थी, या इसमें आमतौर पर बैल, शेर, हाथी, जानवर की आकृतियां हैं। अब जो शिखर है ना कैपिटल, उसकी आकृति वाले कुछ स्तंभ बिहार में हैं। जिसका एग्जाम्पल है बिहार की बसरा, बखिरा, लोहरिया, लोहरिया नंदरगढ़, रामपुरवा, है ना, तथा उत्तर प्रदेश के सांकिया और सारनाथ में बनाए गए हैं। अब हमने महल पढ़ लिया, महल में हमने अशोक का कुंभलहार का स्तंभ पढ़ा जिसमें मेन था। देन हमने चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ा, जो ईरान की पेर्सिपोलिस की महल अकमेडिस से प्रभावित था, जिसके बारे में मैंने से पढ़ा। देन हम स्तंभ के बारे में पढ़ लिया। स्तंभ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये पहली बात किस लिए बनाए जाते थे। अशोक ने पहली बात, इनकी शुरुआत किसने करी, अशोक ने करी। अशोक ने शुरुआत कैसे करी इनकी, अशोक ने इनकी शुरुआत करी ऐसे कि, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, कि पहले उसने ना, उसने या तो इन्हें राज्य प्रतीक के रूप में बनाया गया था, या फिर जो युद्ध वुद्ध जीता इसलिए बनाया गया था। देन ये पढ़ लिया, ये चार भागों में डिवाइड होते थे। पहला होता था साफ्ट, जो मोनोलिथ होता था, एक बड़े पत्थर पर बना होता था, और एक आधार पर बना होता था। ये बहुत चमकीला होता था, अच्छी वेल पॉलिश होते थे। देन उसके ऊपर हमने पढ़ा वो शिखर, कैपिटल जिसे बोलते हैं, हाँ कैपिटल। या तो वो घंटी के आकार का होता था, या कमल के आकार का होता था। ये भी बहुत अच्छा होता था। देन उसके ऊपर पढ़ा हमने अबेकस, अबेकस वही गोल सा बेस प्रदान करता था, जिसमें आपको जानवरों की फिगरिंग थी। उसके ऊपर पढ़ा हमने कैपिटल फिगर, जिसमें अलग अलग जानवर, जैसे बैल, शेर हो गया। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए, जैसे बिहार का लाहौरिया नंदड़गर, बिसरा, बिखर बिखरा, है ना। देन हमने वो देख लिया, यूपी में सांकिया और सारनाथ, ये एग्जाम्पल देखे। अब हम राष्ट्र प्रतीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारनाथ का अबेकस और शीर्ष भाग सिंह आधिकारिक रूप से राष्ट्र प्रतीक के लिए उपयुक्त है। अब जो अशोक का सारनाथ का स्तंभ है, चार भाग तो थे, साफ्ट, कैपिटल, एंड देन तुम्हारा अबेकस और कैपिटल फिगरीन। अबेकस और कैपिटल फिगरीन जो सारनाथ में प्लेयर है, उसका हमारा नेशनल नेशनल वो है प्रतीक, प्रतीक बोलते हैं, सिंबल, सिंबल। जो सारनाथ का जो अबेकस है ना, सारनाथ के अबेकस में चार जानवरों के, चार दिशाओं में का प्रतिनिधित्व करते हैं। घोड़ा पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है, पश्चिम मतलब राजस्थान का। देन हाथी पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का। वृषभ दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। शेर उत्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अबेकस के चारों दिशाओं में 24 तिल्लियों वाला एक चक्र है, वो चक्र बना रखा है जो तिरंगे के बीच में है। जो हाथी है ना, हाथी, अब इसे बता रखा है कि
कि ये बुद्ध से किस टाइप से इंस्पायर है। जो हाथी है ना वो रानी माया देवी के सपन को दर्शाता है। जो वृक्षभ है ना ये उस महीने की राशि को दर्शाता है जिस महीने बौद्ध का जन्म हुआ था। और जो घोड़ा है ना वो बौद्ध के कंथक का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग उन्होंने राजसी जीवन से दूर जाने के लिए किया था। और जो सिंह है ना वो आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक करता है। इस स्तंभ शिखर का निर्माण अशोक ने महाधर्म परिवर्तन की स्मृति में जब बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। चार चारों ओर शेर के प्रतीक है जिसे सभी दिशाओं में बुद्ध के धर्म को फैलाने का प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में मुंडक उपनिषद के शब्द सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की जीत होगी अबेकस के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देखो, नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि कुछ कैपिटल जो फिगरीन है जहाँ एनिमल मिले हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने 4 पढ़े थे, 2 बिहार में थे, सांकिया और सारनाथ यूपी में थे। बिहार में थे बिसरा बिखरा, देन तुम्हारा लाहौरिया नंदनगढ़। जैसे उसमें पढ़ा हमने नेशनल सिंबल के बारे में कि जो जो तुम्हारा अशोक वाला है जो सारनाथ में है वो हमारा नेशनल सिंबल है। उसमें पूरा नहीं, केवल अबेकस और कैपिटल फिगरीन। और इसमें अबेकस में ना, अबेकस में 4 जानवर है। तुम्हारा वेस्ट में तो वो है घोड़ा, ईस्ट में हाथी है, साउथ में वृक्षभ है और तुम्हारा ऊपर तुम्हारा ऊपर तुम्हारा उत्तर में है शेर। अब जो हाथी है ना वो रानी महामाया देवी के सपन को दर्शाता है। जो वृक्षभ है ना वो उस महीने की राशि को दर्शाता है जिस महीने बौद्ध का जन्म हुआ था। देन तुम्हारा हो गया, देन तुम्हारा घोड़ा हो गया। घोड़ा घोड़ा दर्शाता है कि ना कि कैसे बुद्ध ने अपने कंथक घोड़े को छोड़ा था, राजसी उसका है ना। देन तुम्हारा उसके बाद है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, घो घोड़ा। देन उसके बाद है शेर, आत्मज्ञान का प्रतीक। और इसके ऊपर दे रखा है, इसके ऊपर आत्मज्ञान, इसके तो चारों ऊपर जो कैप्टिफिकेशन से कि बुद्ध के ज्ञान को आत्मज्ञान की तरफ बनवाया जाए। ये अशोक ने धर्म परिवर्तन हुआ था ना जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसकी उसकी उसमें बनवाया गया था। अब यहाँ पर हमारा पूरा आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी पहला पार्ट हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये मतलब पहला पेज कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गई।